आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, जौहर ट्रस्ट पर शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग और फंडिंग की जांच, 60 करोड़ रुपए के चंदे की जांच, दानदाताओं की पड़ताल जारी। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान इस समय धोखाधड़ी और अन्य मामलों के चलते सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके साथ साथ उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। उनके करीबियों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही। हाल ही में इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी और आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई ने तूल पकड़ लिया है, जिससे आजम खान के करीबियों, बड़े ठेकेदारों, उद्योगपतियों और कुछ सरकारी अधिकारियों पर भी कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को और इसकी तह तक को जानते हैं विस्तार से। इस पूरे कानूनी शिकंजे की शुरुआत साल 2019 और 20 में हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने इस मामले में पहली औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के आधार पर ही जांच एजेंसियों ने मोहम्मद आजम खान के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया। जांच के दायरे में मुख्य रूप से ये बातें सामने आई कि साल 2012 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब आजम खान के संरक्षण में जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हुआ था। आरोप ये लगाया गया कि इस यूनिवर्सिटी के निर्माण के दौरान देश और राज्य के तमाम नियमों और कानूनों को ताक पर रख दिया गया। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य के दौरान बड़ी मात्रा में सरकारी धन का दुरुपयोग किए जाने और सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने के गंभीर आरोप भी लगाए गए। इन शुरुआती शिकायतों और साक्ष्यों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने लखनऊ में आजम खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन का आधिकारिक मामला दर्ज किया। इसके बाद से ही केंद्रीय जांच एजेंसियां इस पूरे घोटाले की तह तक जाने के लिए लगातार दस्तावेजों और लेन देन की पड़ताल कर रही हैं। जांच एजेंसियों की मुख्य नजर जौहर विश्वविद्यालय के संचालन से जुड़े जौहर ट्रस्ट पर है। आरोप है कि आजम खान ने अपने करीबी ठेकेदारों, बड़े उद्योगपतियों और रसूखदार लोगों से करोड़ों रुपए का भारी भरकम चंदा इस ट्रस्ट के नाम पर लिया। जांच में ये अंदेशा जताया गया कि इस ट्रस्ट के जरिए काले धन को सफेद लीगलाइज करने का बड़ा खेल खेला गया था। जब आजम खान सीतापुर जेल में बंद थे, तब ईडी की टीम ने जेल पहुंचकर उनसे लंबी पूछताछ की थी। इसके साथ ही ईडी ने इस मामले से जुड़े लगभग 20 लोगों को नोटिस जारी कर उनके बयान दर्ज किए थे और उनके वित्तीय लेन देन का ब्यौरा मांगा था। इसके बाद आयकर विभाग, इनकम टैक्स ने भी रामपुर में आजम खान के करीबी माने जाने वाले कुछ बड़े ठेकेदारों के घरों, दफ्तरों पर अचानक छापेमारी की कार्रवाई की। इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने ईडी की पुरानी जांच रिपोर्ट और दस्तावेजों को भी अपनी सर्च में शामिल कर लिया, जिससे इन करीबियों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। मामले में नया मोड़ तब आया जब आयकर विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जौहर ट्रस्ट का आयकर में मिलने वाली छूट का पंजीकरण, टैक्स एग्जेम्पशन रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से निरस्त कर दिया। इस सख्त कार्रवाई के बाद से ही आयकर विभाग और ईडी ने संयुक्त रूप से अपनी जांच के दायरे की काफी हद तक आगे बढ़ाया। अब केवल आजम खान ही नहीं, बल्कि जौहर ट्रस्ट का मोटा चंदा देने वाले अन्य तमाम लोग भी इन दोनों केंद्रीय एजेंसियों के सीधा रडार पर आ चुके हैं। भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी को दी गई मूल शिकायत में ये भी एक बहुत बड़ा आरोप शामिल था कि जिन लोगों के नाम पर ट्रस्ट को भारी चंदा दिए जाने की रसीदें काटी गई, उनमें से सैकड़ों लोगों को इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है कि उनके नाम से इतनी बड़ी रकम के चंदे की रसीदें जारी की जा चुकी हैं। इसके अलावा कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें इन तथाकथित चंदा देने वालों के नाम पर कोई आयकर रिटर्न आईटीआर तक दाखिल नहीं किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जौहर ट्रस्ट को अलग अलग माध्यमों से लगभग 60 करोड़ रुपए का मोटा चंदा मिला था। इस भारी भरकम राशि को दान करने वाले अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख जिलों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल है रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, बदायूं और लखनऊ। इन दानकर्ताओं यानी कि दान देने वालों और सहयोगियों की लिस्ट में साधारण लोग नहीं, बल्कि बड़े बड़े ठेकेदार, समाज के कुछ सफेद पोश लोग,
बड़े उद्योगपति और कुछ प्रशासनिक और पुलिस विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। एजेंसियों का मानना है कि इन लोगों के जरिए ही काले धन को चंदे के रूप में यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया गया था। जैसे जैसे जांच का दायरा लगातार व्यापक हो रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के दौरान रामपुर में तैनात रहे विभिन्न विभागों के अधिकारियों पर भी तलवार लटकनी शुरू हो गई है। एजेंसियों के रडार पर अब वो अधिकारी भी आ सकते हैं जो उस दौर में इन विभागों में प्रमुख पदों पर तैनात थे। पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, जिला प्रशासन के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी, जल निगम से जुड़े अधिकारी, CNDS संस्था के अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और जमीनों के अधिग्रहण के समय इन विभागों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। इसीलिए इन अधिकारियों से भी पूछताछ होने और कानूनी कार्रवाई की गाज गिरने की पूरी संभावना जताई जा रही है। रामपुर पुलिस ने सौंपे रिकॉर्ड, ध्वस्तीकरण पर फिलहाल रोक, कमिश्नर ने दी अंतरिम राहत। इस हाई प्रोफाइल मामले में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी पूरा सहयोग किया। रामपुर पुलिस प्रशासन ने मोहम्मद आजम खान के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों और मामलों का पूरा ब्यौरा आधिकारिक तौर पर प्रवर्तन निदेशालय ED को उपलब्ध करा दिया। पुलिस प्रशासन की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज ED को सौंपे गए हैं। जिन जिन मामलों में अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, उनकी सत्यापित प्रतिलिपियां हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में भी ED की एक टीम जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों की प्रारंभिक पड़ताल करने के लिए रामपुर आई थी। और शुरुआती जांच के बाद ही ED ने इस मामले में अपनी स्वतंत्र जांच औपचारिक रूप से शुरू की थी। हाल ही में जब ED की तरफ से दोबारा पुलिस प्रशासन से आजम खान पर दर्ज सभी केसों का विस्तृत विवरण मांगा गया, तो पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई। इस संबंध में ASP अनुराग सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के कानूनी और वित्तीय मामलों में जांच एजेंसियों द्वारा समय समय पर सूचनाएं और रिकॉर्ड मांगे जाते रहते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत आजम खान से जुड़े सभी पुराने और नए प्रकरणों का पूरा विवरण ED समय पर उपलब्ध करा दिया गया। आजम खान की यूनिवर्सिटी को अल्टीमेटम दिया गया है। रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण पर रोक लग गई है फिलहाल के लिए। मुरादाबाद कमिश्नर ने आदेश पास करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण को रोका जाता है। बताते चले कि इसी महीने 15 जुलाई को रामपुर विकास प्राधिकरण ने आदेश पास करते हुए इस यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 बिल्डिंगों को अवैध करार दिया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। बताते चले कि रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ सियासी माहौल गर्मा गया था। कॉलेज और छात्र इस आदेश के खिलाफ काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस मामले में लॉ स्टूडेंट्स ने जिलाधिकारी से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनको मौखिक भरोसा दिया गया कि अभी लीगल एक्शन होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं कमिश्नर ऑफिस में इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन शोक अवकाश के कारण हड़ताल रहने से सुनवाई नहीं हो सकी। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजन्या कुमार सिंह ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए बड़ी अंतरिम राहत दी है। फिलहाल के लिए कमिश्नर ने विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस अहम फैसले के बाद फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर होने वाली संभावित बुलडोजर कार्रवाई टल गई है, जिससे यूनिवर्सिटी प्रशासन को फौरी तौर पर थोड़ी सी राहत मिली। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई में ही ये तय हो सकेगा कि विकास प्राधिकरण का ध्वस्तीकरण आदेश बरकरार रहेगा या फिर उसमें कोई कानूनी बदलाव किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस घटनाक्रम के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के परिवार से जुड़ी एक और खबर सामने आई। रामपुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने के लिए उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा जेल पहुंची। इस दौरान उनके साथ उनके बड़े बेटे अदीब आजम और सपा के जिला अध्यक्ष अजय सागर भी मौजूद रहे। आजम खान और उनके परिजनों के बीच जेल परिसर में करीब 1 घंटे तक लंबी मुलाकात हुई है, जिसके बाद वो बाहर आ गए। वहीं ये सिर्फ फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। इस पर फैसला होने के बाद इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जल्द ही शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि मोहम्मद आजम खान के लिए कानूनी मोर्चे पर राहत के रास्ते पूरी तरह बंद होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां वो खुद जेल की सलाखों के पीछे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में मदद करने वाले उनके करीबी ठेकेदार, उद्योगपति, सफेदपोश लोग और सरकारी अधिकारी भी अब केंद्रीय जांच एजेंसियों ED और IT के शिकंजे में कसते जा रहे हैं।
आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां या संपत्तियों की कुर्की जैसी सख्त कार्रवाइयां देखने को मिल सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।